मिनट में और लूंगा। तो तब क्या हुआ कि भाई अब गुरुदेव मुझे बढ़ाने लगे और विद्या भारती से जुड़ाव बढ़ने लगा। करते करते एक दिन अचानक चिट्ठी आती है कि भाई आपका एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर BW ब्रायंट बोल रहा हूँ। आप आए और एडमिशन ले, हॉस्टल वगैरह सारी व्यवस्था हो चुकी है। 1 अक्टूबर 1994 को आप ज्वाइन करें। दोस्तों, हमारे घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। पिताजी बहुत खुश थे, माँ बहुत खुश थे, हमारे गुरुदेव बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे कि कितनी अच्छी बात हुई है। लेकिन साथ साथ एक बात का दुख भी था कि हमारे पास हवाई यात्रा के पैसे थे। पिताजी की हालतें बहुत खराब थी। विकलांग चाचा जी थे, चाची जी थी, उनके बच्चे थे, दादी जी बीमार थी, हमारे भाई थे। सबका खर्चा पानी जितना भी था हमारे पिताजी अकेले उठाते थे। तब आगे कैसे बढ़ा जाए भाई, कैसे पैसे एकत्रित किए जाए। हमारे पिताजी परेशान रहने लगे। हम पिताजी को बोलते थे, एकदम दोस्ताना संबंध था कि देखिए आप चिंता मत करिए, कहीं न कहीं की व्यवस्था हो। इस पैसे के व्यवस्था के लिए जितने अनुभव हुए हमारे दोस्तों, करीब 20-30 अद्भुत अनुभव हुए, जिसमें से 2-3 अनुभव को मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं, धर्म की बात बोलते हैं, लेकिन देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं। अखबारों में खबरें आई कि भाई आनंद कुमार को एडमिशन मिल गया है। हिंदू में, अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, हिंदुस्तान, बड़े बड़े अखबारों में, जागरण में, सभी में खबरें आई कि आनंद कुमार को एडमिशन मिल गया है। कोई उसे अगर 50,000 या 1 लाख तक रुपया देगा तो उसकी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन 1 रुपया का भी ऑफर नहीं है। सुना कि हमारे शहर में एक संस्था है, धार्मिक संस्था, जो लोगों को भेजती है लंदन ट्रेनिंग के लिए। मैं वहां पर गया, पिताजी भी साथ थे, हाथ जोड़ा, कहा कि भाई मुझे अपने जत्था जो आपका जाएगा अगला, हमें अटैच कर दीजिए, चल जाएंगे लंदन, फिर वहां से अपनी व्यवस्था कर लेंगे। ओ अच्छा, बताइए आपका क्या धर्म है? भाई हम तो हिंदू धर्म है। नहीं, सबसे पहले आपको धर्म बदलना पड़ेगा, और धर्म बदलने के बाद आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस संस्था में आना पड़ेगा, तब मैं मदद करूंगा। हम कह रहे भाई कैसा धर्म है आपका? भाई हमारा धर्म तो ऐसा नहीं करता है, हम लोग हर धर्म के आदमी को मदद करते हैं। आप बोल रहे कि धर्म में बदल दो। हम कहे नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं धर्म नहीं बदलूंगा, आपको ऐसे ही मदद करता है तो करिए, नहीं तो मैं मदद नहीं करूंगा। तो चलो भाई, बात खत्म। दूसरा अनुभव भी था। दूसरा अनुभव, लोग बोलते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आजकल मध्य प्रदेश में भी बातें फैलती है, राजस्थान में भी सुनने के बोलता है कि जाति पाति बहुत है। मेरे विद्यार्थियों, दोस्तों, कभी भी जाति पाति के चक्कर में मत पड़ना। किसी की पहचान जाति के आधार पर करना सबसे खराब होती है। अब सबसे अच्छी बात होती है कि उस व्यक्ति में कितनी प्रतिभा है, उसका कितना अच्छा स्वभाव है, ये बात इंपॉर्टेंट है। वो किस जाति का है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन लोग जातीयता फैलाते हैं ताकि कोई वोट बैंक बढ़ा ले, कोई दूसरे तरह का फायदा उठा ले। हमारे ही बिहार में हमारे पिताजी को लोगों ने कहा कि भाई देखो जातिवाद का बोला बाला है। पिताजी बोले भैया देखो, हमको तो जात पात से कोई लेना देना नहीं। अरे आप बेवकूफ आदमी है, सीधे आदमी है, आप जाइए अपने जाति के नेता से बोलिए, देखिए कैसे मदद मिलती है भाई। पिताजी कहे चल बेटा चलते हैं। गए, जाति का नेता बैठे हुए थे। हम लोग कहे प्रणाम सर प्रणाम, क्या क्या बात है? तो देखिए भाई यही पत्र है, कैम्ब्रिज से आया है, 50-60 हजार रुपया मिल जाता, जाति का आप लोग ठेका लिए हुए हैं, बड़ा अच्छा रहता। तो बोला कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, आप ऐसा करिए कि आप 3 दिन बाद। 3 दिन बाद गए, बोला क्या अरे आपका तो व्यवस्था हो गई, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो बधाई हो। नेताजी बोले, हम लोग बड़ा खुश हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो पैसा कहाँ मिलेगा सर? हमारे पिताजी पूछे। पैसा फल्ला फल्ला बाबू है, वो पैसा देंगे। तो वो क्यों पैसा देंगे? अरे उनकी बेटी से शादी अपना बेटा का कर दिए, वो दहेज देने के लिए तैयार है, दहेज दे देंगे, शादी हो जाएगी, चला जाएगा, क्यों हेडक ले रहे हैं? बहुत कम उम्र थी, ग्रेजुएशन जस्ट किया था, शादी का दूर दूर तक कोई हमारी ख्वाहिश नहीं थी। मैं डर गया कि नहीं भाई शादी हमको नहीं करना है, भागा वहां से जान प्राण बचाते। कहाँ जाती आप? लोग कहते हैं कि जाति के नाम पर उसी समय लोग फायदा उठाते जब उनको जरूरत होती है। प्रमुख बात तो होती है कि हमें कितना अच्छा संस्कार है, हमें कितना देश के लिए हम करना चाहते हैं, ये बातों का इंपॉर्टेंस है। कितना हम
अच्छे स्वभाव के हैं, कितना मेरा व्यवहार अच्छा है, जाति कोई बात मतलब नहीं। एक आखिरी घटना मैं सुना देता हूँ, बहुत अच्छी बात। तब क्या हुआ कि एक किताब का, जैसे अभी हम लोग स्मारिका का विमोचन किया, कॉलेज में एक पुस्तक का विमोचन था। हमारे हिंदी विभाग के प्रोफेसर बहुत मानते थे कि अरे आनंद तुम आ जाना, हम मंत्री जी आ रहे हैं। जैसे आज यहाँ मंत्री जी आए वैसे ही बाकी इतने अच्छे मंत्री जी थे नहीं। वो आए, किताब का लोकार्पण किया और कहा कि ठीक है भाई, बहुत अच्छा बच्चों तुम लोगों ने कार्यक्रम किए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जब मंत्री जी जा रहे थे तो प्रोफेसर साहब मुझे मुलाकात करवा के, देखिए भाई ये बच्चा है, कैम्ब्रिज जाना है, कुछ पैसा नहीं है, हवाई जहाज का किराया इसको दिलवाइए। वो बोले कि आओ कल 11 बजे, लेट मत करना, 11 बजे आ जाना। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि अभी हम लोग केबीसी में एक कार्यक्रम में आए थे। कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि अभी अगले साल 25, ठीक एक साल बाद लगभग 25 जनवरी को एक फिल्म रिलीज हो रही है, हम पर बायोपिक बन रही है, जिसमें ऋतिक रोशन जी काम कर रहे। फिल्म का भी नाम है सुपर 30। शूटिंग बनारस में शुरू होती है। कई दफा ऋतिक रोशन जी से मिलने का मौका मिला, कई बार बातचीत करने का मौका मिला। ऋतिक जी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और वो आनंद कुमार जैसा दिखे, वैसा बोले, इसके लिए पिछले 6 महीना से प्रयास कर रहे हैं। तो फिल्म का एक दृश्य बता रहे हैं। अब फिल्म में दिखाई जाएगी ये बातें, फिल्म में ये दृश्य दिखाया जाएगा बच्चों, तो आपको लगेगा कि हो सके कि नकली है, हो सके ऐसे ही हंसाने के लिए बोल दिया, हो सके समाज पर कुटाराघात करने के लिए बोल दिया, लेकिन सच वही जो हमारे जीवन में घटी। तो मंत्री जी के यहाँ मैं पक्का 11 बजे पहुंचा। 11 बजे मंत्री जी के यहाँ पहुंचा, लिख के दिया, उनका चौकीदार उन तक पर्चा पहुंचा दिया कि भाई आनंद कुमार मैं मिलना चाहता हूं, कल आपने बुलाया। बड़ा सा एकदम फिल्मी रूम टाइप का था, बड़ा, और सब लोग सफेद पोष कपड़ा पहन के 7-8 लोग बैठे। मंत्री जी बोले आओ आओ बैठ जाओ, बैठ गया कुर्सी पर। आपस में बातचीत हो रही थी। एक आदमी उसमें से बोल रहे थे कि देखो समस्तीपुर में फल्ला जाति की जनसंख्या इतना है, लेकिन फल्ला जाति का इतना है, दलित का इतना है, अतः इसको टिकट मिलेगा तो ये जीत जाएगा। बोले नहीं, ये आप गलत डेटा दे रहे हैं, इधर इतना है। दोनों सब बहस चल रहा है। बोले भाई जिंदगी भर हम मैथमेटिक्स का इक्वेशन बनाया और सॉल्यूशन निकाला, मैं सोचा यहाँ तो जाति का सब इक्वेशन बना रहा है, ये कहाँ फंस गया है, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो हिम्मत करके मैं कहा खड़ा हो गया और कहा मंत्री जी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, आपने मुझे बुलाया था। एकदम फिल्मी अंदाज में मंत्री जी ने बोला हाँ बुलाया था, मैं हर नौजवान को बुलाता हूँ जो देश के लिए अच्छा काम करता है, प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है, उसको मैं बुलाता हूँ। तुमने भी प्रदेश के लिए अच्छा काम किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अब कहे कि भाई बैठो, बैठ गए। तो भाई मंत्री जी तो पैसा का बात ही नहीं बोल रहे, पैसा का बात नहीं बोल रहे तो कैसे मेरा काम चलेगा। फिर 10-15 मिनट बाद हम साहस करके खड़ा है कि सर हम सोचे कि शायद बेचारे भूल गए हैं कि इनको पैसा से मदद करना था। बोले सर आपने बोला था पैसे के लिए। फिर ओ पैसे के लिए बोला था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में मत रहना। पैसे के चक्कर में अच्छे को पथ भ्रष्ट होते देखा है, पैसे के चक्कर में अच्छे IAS IPS को जेल जाते देखा है। क्या सरदार भगत सिंह पैसे के चक्कर में रहते थे? क्या विवेकानंद पैसे के चक्कर में रहते थे? तुम क्यों पैसे के चक्कर में? चलो बैठो। फिर मैं बैठ गया कि भाई गजब, मैं थक गया भाई। ये तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं उब गया। अब तो लगा कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन एक अंतिम प्रयास ले लेना चाहिए, साफ बोलना चाहिए। हमने बोला मंत्री जी को कि सर विदेश जाना था, आप बुलाए थे, बाहर जाना था रिसर्च को। अच्छा जाना था, कहाँ जाना है? हम सर इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, जापान भी जाओ, फ्रांस भी जाओ, अच्छे शोध करो, पूरे दुनिया में नाम कराओ, लेकिन याद रखना इस मिट्टी को मत भूलना जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो महावीर की कर्म भूमि रही है, उस मिट्टी को नहीं बुलाना। वापस इसी मिट्टी को आके तुम्हें कर्ज चुकाना है, कभी नहीं भुलाना है। यही समझाने के लिए बुलाया था। तुम समझदार हो गए, समझ गए होगे। जाएगी हम यहाँ तक जाओ।
दोस्तों, मैं निराश, मायूस, हताश निकल गया। सड़क के उस साइड जो मंत्री जी का क्वार्टर था उसके ठीक अपोजिट एक ठेले पर चाय बेचारा बेच रहा था। पूरा गाना गा रहा था, अपना चाय बना रहा था, मस्ती में चाय बेच रहा था। हमको देखा, हम कह के भाई चाय पिलाइए। क्या हुआ बेटा? पूछा। लगता है तुम नौकरी वोकरी मांगने गए थे क्या? बात तो क्या सुने हो? हम कि नहीं, ऐसी ऐसी बात है। गर्म हो गया। कौन भेजा है? हम कि हिंदी के प्रोफेसर है। प्रोफेसर साहब को ज्ञान नहीं है? जो मंत्री 4 महीने से इस गरीब का चाय उधार पी पी के पैसा नहीं देता है, वो तुम्हें क्या? दोस्तों याद रखना, ये देश में बदलाव पॉलिटिशियन कितना लाते उन पर छोड़ दो, हम और आप मिलके कितना लाएंगे ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए तैयारी करने के लिए हम लोगों को मेहनत करना है, हम लोगों को मुहिम चलाना है, हम लोगों को समाज में जो दबे कुचले और निर्धन परिवार के लोग हैं उनके लिए क्या करना है। क्योंकि आप शिक्षित हैं, उन तक शिक्षा के लॉ को कैसे पहुंचाना है, उनके घर में दिए कैसे जलाना है, इसकी व्यवस्था हमारी और आपकी जिम्मेवारी है इस व्यवस्था करने की। हम लोग पॉलिटिशियन पर इसको नहीं सोचते। 1994 1 अक्टूबर को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, लेकिन 23 अगस्त को हमारे पिताजी बहुत चिंतित थे। बार बार बोल रहे थे, बेटा हम तुम्हारे पैसे का व्यवस्था नहीं कर पाए। और रात में खाना खाते खाते सडन उनका हार्ट अटैक हो गया। इसी चिंता में बार बार हम लोग बोल रहे थे, पिताजी अब टेंशन न ले, टेंशन न ले। फिर भी कैम्ब्रिज जाने का दोस्तों सपना टूट गया। पिताजी के जगह पर जो सरकारी नौकरी मिल रही थी भारत सरकार में क्लर्क के, उसको ज्वाइन करने के लिए लोग दबाव बनाने लगे पूरे समाज से कि भाई कर लो ज्वाइन नौकरी, तुम आओ यहाँ पर नौकरी कर लो। मैं भी सोचा कि भाई क्या करूं नहीं करूं। फिर मैं अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव के पास गया और कहा कि सर देखिए ऐसी ऐसी बात है, क्या करें? तो बोले कि देखो, स्वामी विवेकानंद कहते थे, हमारा संघ सिखाता है, विद्यार्थी परिषद सिखाता है कि जीवन में परीक्षाएं होती है, ये परीक्षा की घड़ी है, फैसला तुम पर है। तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? अपने आजीविका के लिए नौकरी करना चाहते हो कि समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हो? तुम शिक्षक बनना चाहते थे, तुम कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहते थे, उस मुहिम को क्या तुम जिंदा भी नहीं रख सकते हो? सोचो तुम्हारा फैसला। 2 दिन 4 दिन सोचा, स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ा, उत्साहित हुआ। विवेकानंद जी कहते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियां जीवन में आती है और जब दुख आता है तो इम्तिहान की घड़ी होती है, वही घड़ी परीक्षा लेती है हमारी। इसलिए परीक्षा में हारना नहीं है, धैर्य बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है। हमने शुरू किया, 2 विद्यार्थी से शुरू किया, 2 विद्यार्थी को स्लम से लिया बैठा के पढ़ाना शुरू किया। 2 से 4 6 करते करते सैकड़ों विद्यार्थी आए। बाद में उन्हीं विद्यार्थियों में से देखा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि फ्री में पढ़ने के लिए तैयार थे, पढ़ते भी थे, लेकिन रहने खाने का कोई आसरा नहीं था। माताजी से रिक्वेस्ट करके, भाई से रिक्वेस्ट करके, अपने भाई परदौ से रिक्वेस्ट करके, आप फिल्म में देखेंगे, सब लोग हमने मिलके सुपर 30 की परिकल्पना की और शुरुआत की। 30 बच्चों को सेलेक्ट करके अपने घर में रखा। माँ बोली कि मैं खाना बना दूंगी, तुम लोग मिलके अपने दोस्तों के साथ इसको पढ़ाना स्टार्ट करो। हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट मिलजुल के हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए। चलने लगा कारवा, चलने लगा कारवा। और जब सफलता मिली तो बहुत बड़े बड़े लोग आए कि चंदा ले लो, स्थानीय लोग आए, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री बुला के बोला। उन लोगों ने भी बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि भाई लो पैसा, चाहे बिहार के हो, चाहे आपके शिवराज जी चौहान जी है, उत्तर प्रदेश के, सब लोगों ने बोला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बुला के 2 बार गुजरात को उस समय बुलाए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हुई, सब लोगों बोला। मुकेश अंबानी जी बोले, आनंद महिंद्रा जी बोले, किनका किनका नाम ले, अमिताभ बच्चन जी बोले कि लो पैसे। लेकिन आज तक बच्चों 1 रुपया हमने किसी से चंदा नहीं लिया, 1 रुपया चंदा नहीं लिया है। हमारी पत्नी भी IIT से पढ़ी हुई है, पास आउट है, वो हमारा भाई, उनकी परिवार सब मिलके शाम को ट्यूशन पढ़ाते, उसी से जो आमदनी होती है 300 बच्चों का खाना खर्चा और परिवार का खर्चा चलता है। दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप काम करिएगा, समाज में बदलाव लाना चाहिएगा।
विद्यार्थी परिषद के बैनर से आगे बढ़िएगा, किसी से 1 रुपया नहीं लीजिएगा, अपना कीमती समय दीजिएगा, अपने आत्मा से पूरे लगन के साथ जुड़िएगा कि देश में बदलाव लाना है। लेकिन कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी परिस्थिति में लाएंगे कि लगेगा कि आप ही खराब है। इससे बचना है बच्चों। हम जब ये प्रोग्राम चलाने लगे, प्रसिद्धि मिलने लगी, बड़े बड़े पटना के कोचिंग माफिया आ गए, खड़े हो गए, कहे कि नहीं बंद करो। हम कहे भाई आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, लाखों करोड़ों करोड़ कमाता हूँ, मुझे तो कोई आज तक जबलपुर नहीं बुलाता है, तुमको क्यों बुला लेता है? तुमको क्यों विद्यार्थी सुनते, हमको तो कोई नहीं सुनते, इतना पैसा मेरे पास है। यही भावना कुछ ब्यूरोक्रेट्स में आई, यही भावना कुछ पॉलिटिशियन में हुआ कि सब मिल के प्लान किया और जेल का सबसे बड़ा अपराधी बिहार का, जो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से जेल में बंद रहता, कहीं मेरा कोई मर्डर तक नहीं, हमेशा जेल में बंद रहता है, बेल ही नहीं लेता। तो वो हमको एक दिन फोन किया, सारा कोचिंग, पटना कोचिंग एसोसिएशन धमकी दिया कि बंद कर दो, ये समाज सेवा का काम, एक स्टैंडर्ड फी लो, कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ा दो, ये सब धंधा बंद करो, हमारे धंधा को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे जब आप अच्छा काम करिएगा परिषद की तरफ से तो ऐसी बातें हो सकती है बच्चों। हमने कहा नहीं, हम जो कर रहे हैं करेंगे। भैया आपका दूसरा धंधा पानी, मेरा दूसरा, आप क्यों तंग कर रहे हैं? हम उतना सीरियस नहीं लिया बच्चों। बाद में फोन आया, बहुत बड़ा क्रिमिनल बोला, हेलो मैं फल्ला फल्ला बोल रहा हूँ, पहचानते नहीं हमको? हम बोला कि वो कोई बच्चा है, टेस्ट लेके अभी उसकी परीक्षा लिया है, अभी हाल फिलहाल में वो बच्चा जरूर परीक्षा में फेल कर गया है, 30 बच्चा में से उसका चुनाव नहीं हुआ है, तो हमको धमकी दे रहा है, डरा रहा है। बोला हेलो पहचानते नहीं हमको? हम के बेटा तुमको पहचान जाएंगे हम बहुत जल्दी, और अगर हम तुमको पहचान गए, बच्चा समझ के बात कर रहे हैं कि अगर पहचान गए और तुम्हारे पिताजी को बताएंगे कि आपका बेटा कितना नालायक है, आवाज बदल बदल के क्रिमिनल का मास्टर को डराता है, तो क्या पिताजी सोचेंगे बताओ? तो वो बड़ा नर्वस होकर फोन रख दिया उल्टा। फिर तब 20 मिनट बाद प्लान किया, फिर रखा कि देखो मजाक मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ, परसों फल्ला फल्ला की हत्या हुई है, कौन उसके पीछे? अखबार में नहीं पढ़े हो? हम क्या, तुम तो बड़ा अच्छा नाटक करते हो, ज्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं अभी थाना में रिपोर्ट लिखाऊंगा, पिताजी को पता चल जाएगा तुम्हारी कितनी भारी बेइज्जती होगी, तुम गिरफ्तार हो जाओगे। जब गाली गलौज करने लगा तो थोड़ा डाउट हुआ, तो हम थाना प्रभारी को बोले, थाना प्रभारी कहा कि किस नंबर से आया बताइए। तो उस समय लैंडलाइन का जमाना था, उस पर नंबर प्रिंट हो गया, हम बता करे ये तो ओरिजिनल क्रिमिनल है, घर से मत निकलिए, ये नकली नहीं ओरिजिनल क्रिमिनल है। यही तो आजकल सनसनी फैलाए हुए रहता है। कुछ देर बाद कई सिपाही उपाही आया, संतावना देके चला गया, कुछ ने घर से नहीं निकलते, ट्यूशन घूम घूम कर नहीं पढ़ाते, पैसे नहीं लाते, तो 300 बच्चों और अपने को क्या खिला पिलाते, परिवार को क्या खिला पिलाते। 2-4 दिन बाद फिर निकलना स्टार्ट किया। 15 दिन 20 दिन बाद एक बहुत बड़ा हमारे मोहल्ले में आके लोग हमला करते हैं क्रिमिनल, और पूरे बम गोली से वार करते। हमारा एक नॉन टीचिंग स्टाफ था मुन्ना, उसके पेट पे पूरा लगभग 1 फीट पेट उसका फाड़ देते थे, गिर जाता है। लेकिन स्लम का इलाका है, गरीबों का इलाका, हम लोग सब लोग जुटते हैं, हमें भी चोटें काफी आती है, गोली का छर्रा भी लगता है, बहुत हालत खराब होती है। पटना मेडिकल कॉलेज में हम लोग जाते हैं, मेरा स्टाफ, हम तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना एकदम सांस उसके ऊपर नीचे हो रही थी। लोग आने लगे, बोलने लगे, हमारे रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार, दोस्त के क्यों चलाते हो, क्यों ये अभियान चला रहे हो तुम, न किसी से चंदा ले रहे हो, न किसी का बिगाड़ रहे हो, फिर भी ये चक्कर में बंद कर दो इसको, तो तुम्हारी बदनामी भी होगी, कोई बच्चा को गोली लग जाएगा, कुछ होगा, क्या तुम ये कर रहे हो, फट जाएगा, क्या जवाब? बच्चों उस समय फिर मैंने पढ़ा विवेकानंद को, फिर गुरुदेव के पास गया, बहुत संकट की घड़ी थी, गुरु ने मेरे को साहस दिया। गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम ये इसलिए चला रहे हो कि समाज तुमको क्या सोचेगा, इसलिए चला रहे हो कि समाज में क्या बदलाव आएंगे नहीं आएंगे, कि सच में समाज बदलेगा, सच में कुछ अच्छा होगा, इसलिए चला रहे हो तुम सोचो। मैं सोच ही रहा था कि डॉक्टर साहब उधर से आए, अब बोले कि देखो 4 बोतल ब्लड जमा करिए, इसको ऑपरेट करना। अब 4 बोतल खून लाने की बात हुई तो सबसे पहले 300 बच्चों में मेरे दोस्तों होड़ मच गया कि मेरा ग्रुप टेस्ट करो, मेरा ग्रुप टेस्ट करो, मैं ब्लड दूंगा, मैं ब्लड दूंगा। उसी समय लगा कि चाहे कुछ भी हो,
गोली चले, कोई बदनाम करे, शिकायत करे, मुझे जलील करे, फिर भी अभियान को नहीं रोकेंगे और सुपर 30 को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सुपर 30 पे बहुत बूंद भर है। आप लोग तो एक समुद्र को लेके चल रहे हैं। आप भी चलिएगा, जीवन में तो ऐसी कई घटनाएं आएंगी जो आपको एकदम पीछे खींच लेने का काम करेंगी, आपको एकदम सुस्त कर देने का काम करेंगी। लेकिन सुस्त नहीं होना है अपने मिशन पर, जो देश के लिए आप बढ़ने के लिए प्रण लिया है, जो देश के लिए जीवन जीने का अपना मन बनाया है, उसको कभी नहीं बदलेंगे। ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आप करिएगा, देश में बदलाव लाना चाहिएगा, मेहनत करिएगा, खून पसीना बहाइएगा, तो केवल निराशा हाथ लगेगी। अच्छे भी चीजें आई। जब पहला साल हमने सोचा था कि अगर 30 बच्चों को जो फुटपाथ पर जीवन जी रहे हैं, उसमें अगर 30 बच्चे में से 5 बच्चे भी IIT चल जाते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। पहले ही साल 30 में 18 बच्चे IIT चले, दूसरे साल 22 बच्चे गए, कभी 28 गए। अब पिछले 16 सालों में 4 बार ऐसी घटना घटी कि 30 के 30 बच्चे आए। तो बच्चों, कहने का मेरा मकसद यही है कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़े, जीवन में कुछ नया करें और देश के लिए सोचे। कभी भी कायरों की तरह जिंदगी नहीं जिए, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। अभी हमेशा आप सोचिएगा कि मेरा क्या होगा, तो आप वही सोचते रहिएगा। अगर आप समाज के लिए सोचते हैं, देखिए समाज के लिए मैं सोचा, समाज के लिए कुछ किया, तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग सम्मान दे रहे हैं, इतने गुणी लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। इससे ये क्या 200-400 करोड़ रुपया भी कमाने पर ये सुख किसी को प्राप्त नहीं होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर आप मेहनत करिएगा, देश में बदलाव लाने का प्रयास करिएगा, तो समाज आपको बहुत कुछ देगा, आपको याद रखेगा। और चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मंत्र को याद रख लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि सर सुपर 30 में आप क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं, जो टीचर हमें भी कुछ बताइए। तो 4 बातों को बता रहा हूँ बच्चों, चलते चलते बहुत दिल से और मन से बता रहा हूँ। इन 4 बातों का अभ्यास करिएगा और पूरी ताकत लगा के अभ्यास करेगा, तो अगले अधिवेशन में आइएगा तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में जरूर क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ये 4 बातों को मन में ठान लीजिए। पहली बात है प्रबल प्यास। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, अच्छे पेंटर बनना चाहते हो, फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप समाज सुधारक बनना चाहते हो, देश में बदलाव लाना चाहते हो, शिक्षा नीति बदलना चाहते हो, आप में एक चीज होनी चाहिए, प्रबल प्यास। सोते जागते उठते खाते पीते केवल मिशन पर ही ध्यान रहना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, वो फार्मूले को याद करना है, उसको ऐसे कर दे। जैसे ही सुबह हो, दिमाग में पहली बात वही आनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। और करते 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 जब रात होती है, तब भी आपके दिमाग में वही बात होनी चाहिए था। सुनना बच्चों, मैं बहुत दिल से बता रहा हूँ, मैं कोई भाषण देने नहीं उतनी दूर से चल के आया हूँ, बल्कि आप में अगर 10 बच्चों में भी चेंज आता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे कुछ युवाओं की जरूरत है, मुझे भेड़ियों और बकरियों की जरूरत नहीं है, बल्कि 2-4 शेर हमारा साथ दे दो तो मैं भारत को बदल दूंगा। तो मैं यहाँ बैठे लोगों को शेर और शेरनी की तरह देख रहा हूँ, कोई मरे दबे कुचले लोगों की तरह नहीं देख रहा हूँ। इसलिए सुनना कि प्रबल प्यास होनी चाहिए आप पे। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही आप बिना मिशन के, जीवन के मिशन के उद्देश्य के बिना नहीं रहे। और दूसरी बात है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कभी भी ये मत सोचना, जय स्वामी विवेकानंद की मैं किताब पढ़ता था तो लगता था ये महापुरुषों की बात है, ये हम जैसे साधारण लोग, आम लोग कैसे कर सकते थे। लेकिन अभ्यास करते करते सफलता मिलती है बच्चों। इसलिए सकारात्मक सोच रखना कि एक नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचते थे आज प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हो सके उसमें उससे कई लोग बेहतर स्थिति में वो तो और भी बड़ी बात कर सकते हैं, देश का इतिहास बदल सकते हैं। इसलिए बच्चों, विश्व में देश को सम्मान का दर्जा दिला सकते हैं, मैं दिला सकता हूं, मैं दिला सकती हूँ। इस भाव से, पॉजिटिव भाव से काम करना। और तीसरा है अथक प्रयास करना है बच्चों। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि थक गए।
सोते जागते उठते, सुपर 30 में इतना अच्छा रिजल्ट आता है, बच्चे IIT करते हैं, लोग बोलते हैं कि कैसे करते हैं। मैं 5 बजे शाम को भी जाता हूं तो बच्चे पढ़ते नजर आते हैं, 12 बजे रात में भी बच्चों से कमरे में जाके मिलता हूं तो पढ़ते नजर आते हैं, सुबह 6 बजे भी पढ़ते नजर आते हैं। कब सोते हैं पता नहीं। कोई बच्चा थक जाता है, उस देखता हूं कि मैं थका हुआ उसका चेहरा नजर आता है, मैं 20 रुपया निकाल के देता हूं कि जाओ चाय पी के आओ, सड़क से फ्रेश हो जाओ। नहीं सर, मुझे मिशन पर लगना है और मैं लगा हुआ हूं अपने मिशन पर, पूरा करना जब तक का IIT का एग्जाम नहीं होना, थकना नहीं, क्योंकि आप ही ने सिखाया था अथक प्रयास हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए, आलस नहीं। अभी हमारे भाई साहब पूछ रहे थे, जो आ रहे थे, फौजदार जी पूछ रहे थे कि नींद आती है बच्चों को, लोग पूछते हैं मैं डॉक्टर हूं कि सर पढ़ने वक्त नींद आती है, क्या करते हैं? उनमें वो जज्बा नहीं है कि नींद आ जाती है। नींद आनी नहीं चाहिए, नींद आए तो गायब हो जानी चाहिए, वो हम में प्रण होना चाहिए, वो हम में डिटर्मिनेशन होना चाहिए बच्चों। और सबसे आखिरी बात है असीम धैर्य, ग्रेट पेशेंस। आप में प्रबल प्यास है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, आप कंटिन्यूअस हार्ड लेबर कर रहे हैं, फिर भी बहुत बार आपके काम नहीं बने। सोचेंगे कि मैं बदलाव ला दूं, इस मोहल्ले में सफाई कर दूं, इस मोहल्ले में शिक्षित कर दूं, इनमें संस्कार डाल दूं, महीनों महीनों काम करने के बाद, हो सके कई साल काम करने के बाद भी काम न हो। कभी कभी बच्चों को मैं रूटीन प्रॉब्लम के अलावा चैलेंजिंग प्रॉब्लम देता हूं, कहता हूं कि बनाओ तुम। बच्चे बोलते हैं सर 2 दिन बाद नहीं बना सर, बहुत टफ। हम कह रहे भाई यही ट्रिगोमेट्री का सवाल है, तुम प्रयास तो करो। नहीं सर, नहीं होता, बहुत प्रयास किया। एक बच्चा बोला सर इसमें तो केवल अंधकार ही दिखता है, जितना मेहनत कर रहे हो उतना अंधकार दिख रहा है। हम कह रहे यही तो जीवन का सत्य है कि जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, सवेरा के करीब तुम पहुंच रहे हो, इस भाव से लगो और बच्चा लगता है और सफल होता है। तो 4 बातों को याद रखिएगा, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, याद रखिएगा कि आनंद कुमार ने बोला था, इस 4 बातों को मैंने जीवन में उतारा है और आप में जरूर क्रांतिकारी बदलाव आएगा और वो आप में वो क्रांति की चिंगारी भड़केगी कि आप देश को बदल दीजिएगा। ये मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसा मुझे बच्चा में लगता था विवेकानंद की बातें, वैसा मत समझिएगा, इसे सच समझिएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर करता हूँ। चलते चलते मैं बताता हूँ आपको कि आप जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के बैनर के तरह मिलकर एक मेहनत कर रहे हैं, देश को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है और ऐसे ही होते रहता है तो आने वाला भविष्य हमारा होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि सत्य में भारत ही विश्व गुरु है और उसके सूत्रधार आप लोग हैं, कर्णधार आप लोग हैं। और यहाँ जितना बड़ा बड़ा एम्स खुल रहा है उसमें सारे बेडों पर मरीज पड़े रहेंगे और वो मरीज भारतीय नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका से आएंगे। जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, छोटे बड़े यूनिवर्सिटी, उसमें विद्यार्थी होंगे जो ईरान, इराक, पाकिस्तान कहाँ से नहीं आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे और यहाँ पर पढ़ने आएंगे और आने वाला कल हमारा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद भाई साहब, ऐसे प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जो निश्चित ही हम सभी को लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक प्रेरणादायक रहेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री प्रफुल्लाकांत जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। युवकों के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद, विद्यावाहिनी माता सरस्वती, मंच पर उपस्थित इस देश के रोल मॉडल, हम सबके रोल मॉडल आदरणीय आनंद कुमार जी, विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष विजय जी, प्रांत मंत्री सत्येंद्र पटवा जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष पुरुषेन जी, स्वागत समिति महामंत्री अरुण तिवारी जी,
विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर फौजदार जी एवं महानगर मंत्री शुभम गोटिया जी, सभागृह में उपस्थित जबलपुर महानगर से पधारे वरिष्ठ नागरिक वृंद, स्वागत समिति के सदस्य एवं एक परिवर्तन की ताकत, जज्बा, हिम्मत जिसके मन में है, ऐसे मेरे समक्ष बैठी छात्र शक्ति, मंच पर बैठे बैठे जब आनंद कुमार जी अपने स्वयं की मन की बात जब आपके साथ रख रहे थे, मेरे मन में एक बात आ रही थी कि विद्यार्थी परिषद का हम जो काम कर रहे हैं, आज विद्यार्थी परिषद का स्वर्णिम 50वां प्रांत अधिवेशन ये महाकौशल प्रांत में हो रहा है। स्वर्ण जयंती अधिवेशन कौन मनाता है? तो स्वर्ण जयंती मनाना यानी एक अच्छा इतिहास जो लिखता है, जो एक अच्छा इतिहास रचता है, उसी चीज की स्वर्ण जयंती मनती है। मैं मानता हूं कि महाकौशल प्रांत का विद्यार्थी परिषद का काम भी उसी तरह का एक स्वर्णिम इतिहास रचने वाला काम रहा है। महाकौशल प्रांत में विद्यार्थी परिषद ने 80 का कालखंड जब हम याद करते हैं, आज हम कॉलेज कैंपस में पढ़ने के लिए जाते तो एक पढ़ने लायक वातावरण तो कम से कम कॉलेज कैंपस में उपलब्ध है। 80 के कालखंड में जब महाविद्यालय परिसर में हम जाते हैं, ऐसे एक वातावरण था। तो गुंडाइज्म युक्त महाविद्यालय परिसर इस जबलपुर महानगर में हमें दिखाई देता था। विद्यार्थी परिषद के कार्य से, सतत के संघर्ष से, सतत के प्रयास से गुंडाइज्म मुक्त महाविद्यालय परिसर स्थापित करने का जो विद्यार्थी परिषद ने बीड़ा उठाया था, आज आम छात्रों को पढ़ने का वातावरण उपलब्ध हुआ है। ये विद्यार्थी परिषद की इच्छा शक्ति के बदौलत। और इसलिए जब आनंद कुमार जी कह रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि परिवर्तन के वाहक हम बने, बदलाव जो हम चाहते हैं वो बदलाव हमारे ही सामने पूरा होने वाला है, तो हम पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़ा संघर्ष पूरे देश भर में छेड़ा। मध्य प्रदेश में भी शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही थी। आंदोलन के समय कई अनुभव आए। भोपाल में विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन चल रहा था। महाकौशल प्रांत, विदर्भ प्रांत, महाराष्ट्र प्रांत, जगह जगह शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ विद्यार्थी परिषद संघर्ष कर रहा था। कई छात्र अपने कार्यकर्ताओं को मिलते थे और कहते थे कि मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मुझे शिक्षा छोड़नी पड़ेगी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कहते थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष के लिए बाध्य ही इसलिए है कि केवल फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए कोई पढ़ नहीं सकता। तब भारत माता की जय संभव नहीं है। भारत माता की जय संभव तभी होगी, पैसा नहीं है और बुद्धि है तो उसकी पढ़ाई कभी न रुके। ऐसा वातावरण जब भारत में उत्पन्न होगा, तभी भारत माता की जय होगी, तभी भारत माता की जय। और इसलिए एक छात्र कहता है कि मुझे तो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। विद्यार्थी परिषद का भोपाल में बहुत बड़ा कार्यालय है। अपने कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया तुझे पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आइए ये कार्यालय, ये जो भवन बना है, ये भवन एक मिशन का भवन है, ये भवन एक परिवर्तन का भवन है। और इसे आइए, यहाँ आइए, पढ़िए, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, सबके साथ भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ने के लिए तत्पर रहिए। वो छात्र आता है, कार्यालय में पढ़ना प्रारंभ करता है, बीएससी करता है, एमएससी करता है, मध्य प्रदेश की पीएससी राज्य सेवा आयोग की परीक्षा देता है, पहले अटेम्प्ट में पास करते हुए पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर के नाते ज्वाइन करता है, फिर से अलग जगती है, सोचता है कि मुझे और आगे बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 12वीं में पढ़कर
स्कूल छोड़कर कुछ मजदूरी करूंगा, ऐसे सोचने वाला छात्र विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में आकर पढ़ता है। 10वीं से लेकर बीएससी ग्रेजुएशन पूरा करने के पश्चात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के पश्चात आज कई असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर के नाते मध्य प्रदेश सरकार में ज्वाइन करता है। विद्यार्थी परिषद शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ केवल आंदोलन नहीं करती है, तो विद्यार्थियों के छात्रों के साथ खड़ा रहने का प्रयास करती है। हम सब मिलकर इस व्यापारीकरण के खिलाफ आंदोलन तो करना है, पर साथ साथ सहयोगी वातावरण खड़ा करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी परिषद हम जब परिवर्तन की बात जब कहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये परिवर्तन के बाद में ताकत ही तब है, ये परिवर्तन के बाद में दम भी तब है जब पूरे देश में एक बदलाव का माहौल चल रहा है। भारत की ओर देखने की दृष्टि बदल रही है, विश्व भारत की ओर ताक रहा है। भारत विश्व का मार्गदर्शन करे, ऐसा विश्व का हर देश भारत की ओर देख रहा है। अभी समय आया है, और ऐसे समय में राष्ट्रद्रोही ताकतें भारत को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है, जाति जाति के आधार पर भारत को विभाजन करने का षड्यंत्र कर रही है। कई आदिवासी, कई अनुसूचित जाति, पिछड़ा, कई सवर्ण, हर जाति में अस्मिता जागृत करने का प्रयास करते हुए जाति के विभाजन के आधार पर यह भारत को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। हम सबको संकल्प करना पड़ेगा। भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, अभी समय आया है भारत माता की जय के लिए काम करने का। भारत माता की जय हमारे लिए नारा नहीं है, भारत माता की जय के लिए जीने का संकल्प, जीने की आवश्यकता का समय अभी आया है। और इसलिए जाति जाति के आधार पर विभाजन करने वाले लोगों को बताना होगा कि बहुत हो गया, किसने किसको लूटा, किसने किसको मारा। ये बात सुन सुनकर पूरे समाज को, देश को पीछे रखने का जो षड्यंत्र हो रहा है, अभी हम तो सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी देश 15% आदिवासी, 20% अनुसूचित जाति या 21% पिछड़ा वर्ग या और कोई सवर्ण वर्ग, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये आगे तभी बढ़ सकता है कि 100% समर्थन के साथ ही ये देश आगे बढ़ सकता है। और इसलिए ये स्वर्ण जयंती अधिवेशन के निमित्त हम सब मिलकर संकल्प करें कि जाति पाति के आधार पर जो देश तोड़ना चाह रहे हैं, तो एक समर्थ भारत के निर्माण के लिए संकल्प करें, आपस में संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। और जो आनंद कुमार जी अंदर की बात जो कह रहे थे, जो दिल की आवाज जो कह रहे थे, दिल की आवाज जो निकल रही थी, मुझे ऐसी लगता है कि वो दिल की आवाज के बाद और कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। हम जो विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, ये